नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को बिल्कुल आसान और मजेदार भाषा में डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या एक अकेला आईक्यू स्कोर किसी भी छात्र की पूरी मानसिक क्षमता को नाप सकता है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस पुरानी भ्रांति को आज चुनौती देते हैं और समझते हैं कि क्या बुद्धि सिर्फ एक ही तरह की होती है या इस कहानी में कुछ और भी गहराई है। आज की चर्चा का रास्ता एकदम साफ और सीधा होने वाला है। हम बहुबुद्धि के बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर गार्डनर की 8 बुद्धियों को समझेंगे, इंटर और इंट्रापर्सनल के बीच के उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो अक्सर एग्जाम में फंसाता है। इसके बाद एक माली के रूप में टीचर की भूमिका, लोकतांत्रिक शिक्षा और आखिर में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाग 1 से, बहुबुद्धि का परिचय, जो उस पुराने सिंगल फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से काफी आगे की बात करता है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में ना बुद्धि को देखने का नजरिया अब पूरी तरह से बदल गया है और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर को। 1983 में उनकी एक बेहद क्रांतिकारी किताब आई थी, द फ्रेम्स ऑफ माइंड। इस किताब में गार्डनर ने उस पुराने जी फैक्टर यानी कि बुद्धि का सिर्फ एक सामान्य कारक होता है, इस आइडिया को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि बुद्धि कोई एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि हमारे सीखने के तरीके बहुत अलग और एकदम अद्भुत होते हैं। अब इस फर्क को ऐसे समझते हैं। एक तरफ वो पुरानी कठोर सोच है जो मानती है कि बुद्धि सिर्फ एक मापने लायक क्षमता है, बस एक ही फैक्टर, और दूसरी तरफ है गार्डनर की थ्योरी जो कहती है कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है, एकदम अनोखी और स्वतंत्र है। मतलब हर एक इंसान अपने आप में किसी न किसी अलग तरीके से बुद्धिमान है। अब आगे बढ़ते हैं हमारी सिलेबस के सबसे कोर हिस्से की तरफ, गार्डनर की वो 8 विशिष्ट बुद्धियां। इन 8 कैटेगरीज को तो एकदम रट लेना है, क्योंकि हर क्लासरूम में बच्चों के अंदर यही अलग अलग खूबियां देखने को मिलती हैं। ये 8 हैं: भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, संगीतमय, शारीरिक गतिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक और प्राकृतिक। नाम थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इन्हें अभी आसान बनाते हैं। एग्जाम में इन्हें याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है इन्हें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ना। जैसे देखिए, भाषाई या लिंग्विस्टिक बुद्धि उन लोगों में होती है जो शब्दों से खेलते हैं, जैसे कवि और लेखक। फिर आती है स्थानिक या विजुअलाइजेशन की बुद्धि। ये वो लोग हैं जो किसी ह्यूमन जीपीएस की तरह काम करते हैं, जैसे पायलट और आर्किटेक्ट। शारीरिक गतिक बुद्धि एथलीट्स और डांसर्स की खूबी है, जबकि प्राकृतिक बुद्धि उन लोगों में कूट कूट कर भरी होती है जो नेचर से जुड़े हैं, जैसे किसान और वनस्पति विज्ञानी। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है और वो है नंबर 8। देखिए, ये सच है कि गार्डनर ने बाद में एक 9वीं बुद्धि के बारे में भी बात की थी, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस आज भी सिर्फ और सिर्फ 8 बुद्धियों को ही मान्यता देता है। तो एग्जाम हॉल में सही जवाब हमेशा 8 ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है, इंटर बनाम इंट्रापर्सनल के बीच का फर्क। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार रूट वर्ड ट्रिक है। पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल की। इंटर का मतलब होता है अन्य या विभिन्न, जैसे एक इंटरनेशनल फ्लाइट जो 2 अलग देशों के बीच जाती है ना? तो ये दूसरों की भावनाओं को समझने से जुड़ा है। वहीं दूसरा शब्द है इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब होता है स्वयं या खुद, यानी अपनी खुद की भावनाओं को समझना, अपनी ताकतों को पहचानना और खुद के प्रति जागरूक रहना। अब इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि एक टीचर इतनी विविधताओं से भरी क्लास में इस थ्योरी को लागू कैसे करे। चलिए देखते हैं शिक्षक की भूमिका। इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है, शिक्षक एक माली है, कक्षा एक बगीचा है और छात्र वो अलग अलग पौधे हैं जिन्हें अलग तरह की मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है। सच में ये एक लाइन ना मॉडर्न और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पूरे सार को समझा देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर बच्चे को एक ही सांचे में ढालना टीचर का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय एक टीचर का काम है फैसिलिटेटर या सुविधा प्रदाता बनना, एक ऐसा इंसान जो हर एक अनोखे बच्चे को उसकी खूबी के हिसाब से फलने फूलने का सही माहौल दे। और ये सही माहौल बनता कैसे है, यही हमारा अगला पॉइंट है, लोकतांत्रिक और बाल केंद्रित शिक्षा।
इसे दो अलग अलग तरह के क्लासरूम से समझते हैं। एक होता है निरंकुश या ऑटोक्रेटिक माहौल, जो पूरी तरह से टीचर सेंट्रिक और बहुत सख्त होता है। वहां मान लिया जाता है कि बच्चे तो बस खाली बर्तन हैं जिन्हें ज्ञान से भरना है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होता है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक माहौल। ये चाइल्ड सेंट्रिक होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ बच्चे खुद एक्टिव होकर ज्ञान की खोज करते हैं। और याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाएं हमेशा इसी फ्लेक्सिबिलिटी और खोजबीन वाले तरीके का ही समर्थन करती हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, ये डेमोक्रेटिक माहौल रातों रात नहीं बनता। अगर आप सिर्फ आज़ादी दे देंगे तो क्लास में अराजकता फैल सकती है। असली जादू तब होता है जब उस आज़ादी के साथ थोड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए। इसी से एक ऐसा स्टूडेंट तैयार होता है जो खुद से अनुशासित होता है और दूसरों के साथ मिलकर काम करना जानता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है टेस्ट का। आइए देखते हैं कि एग्जाम्स में यहाँ से किस तरह के सवाल आते हैं। जरा इस पहले सवाल पर नजर डालिए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वो व्यक्ति जो वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकता है, उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है। यहाँ कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए, वनस्पति, जीव और भौतिक दुनिया की सुंदरता। एकदम सही सोचा। इसका उत्तर है प्राकृतिक बुद्धि या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ सीधी बात प्रकृति, पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी की हो रही है, तो ये सीधे सीधे प्राकृतिक कैटेगरी में ही जाएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति में अपने स्वयं के मानव अस्तित्व को समझने, अपनी खुद की जटिल भावनाओं, ताकतों और कमजोरियों को पहचानने की संवेदनशीलता है, तो ये कौन सी बुद्धि है? सवाल को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पूरा का पूरा फोकस इंसान के अंदर खुद की भावनाओं और खुद के अस्तित्व पर है। और इसका सही जवाब है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। याद है ना वो ट्रिक जो हमने अभी डिस्कस की थी? जहां भी फोकस स्वयं या खुद पर हो, वहां हमेशा इंट्रा ही आएगा। और अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर हर एक बच्चे के पास इन 8 बुद्धियों का अपना एक एकदम अलग और अनोखा कॉम्बिनेशन है, तो क्या आजकल का जो हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम सिस्टम है वो वाकई बच्चों की असली क्षमता को नाप पा रहा है, या फिर वो सिर्फ उनकी लॉजिकल और मैथमेटिकल काबिलियत ही चेक कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के मूल्यांकन के तरीके पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। खैर, इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते